करते हैं when we talk about the viruses, तो एक चीज पहले ध्यान रखिएगा, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमने जितने भी क्लासिफिकेशन देखे थे, सबसे लास्ट आपका जो 5 फिंगर क्लासिफिकेशन था उसकी अगर सबसे पहले बात करें तो उसमें आपने देखा था सबसे पहले मोनेरा बने, यानी उसमें बैक्टीरिया है। उसके बाद डेवलप हुए प्रोटिस्टा, उसमें आपके प्रोटिस्टियंस यानी कि प्रोटोजोअन्स आ गए थे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, ओके, मैनीमोल्ड्स, ये सब आ गए थे। उसके बाद देन फंजाई बने, एंड फंजाई के बाद प्लांटी और देन एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया के लिए सेपरेट चैप्टर है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इन सभी में कहीं पर भी वायरस का डिस्कशन नहीं था, कहीं पर भी वायरसेस के बारे में नहीं बताएगा, देयर इज नो डिस्कशन ऑफ वायरसेस, राइट। एंड सेम अगर हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहां पर भी आपको अगर आप देखेंगे तो मोनेरा को डिवाइड कर देता है यू बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया, मींस उनमें भी आपके बैक्टीरिया ही थे, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर वायरस का डिस्कशन नहीं हुआ, यानी किसी भी किंगडम के अंदर वायरस को प्लेस नहीं किया गया था, बिकॉज वायरस जो थे दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कंसिडर किए जाते हैं, दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इफ अगर समझना हो सिंपल सा। वायरसेस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्यों रखते थे, बिकॉज आपने पहली भी बातें सुनी होंगी कि वायरसेस जो होते थे अगर एनवायरनमेंट में है, लाइक आपके एयर में है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेंगे, इट विल एक्ट एज अ नॉन लिविंग, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। एंड जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर आएगा, व्हेन इट कम्स इनटू द लिविंग सेल, किसी होस्ट के अंदर, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो या कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो, यानी जब किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा, उसके अंदर एंटर हो जाएगा, देन इट विल बिहेव लाइक अ लिविंग, फिर ये लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाता था। सो दैट्स व्हाई इसको हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा और इसको अलग से पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? पहली चीज हमने क्यों रखा। देखो दूसरी चीज कि अगर हम लिविंग की बात करें, व्हेन आई टॉक अबाउट द लिविंग, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, तो लिविंग जो होते हैं बच्चों, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है बेटा? अब मुस्कान बेटा तुम्हें आ रही है आवाज मेरी? मुस्कान बेटा तुम्हें मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, तो चांदनी बेटा एक बार ना ईयरफोन का यूज करो, अगर ईयरफोन यूज नहीं कर रहे तो आपको मेरी आवाज तेज आ जाएगी। सो बेटा हम लोग जब बात करते थे, व्हेन आई टॉक अबाउट वायरस, तो वायरस का मेन चीज क्या थी, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में था। देन इसके बाद लिविंग की अगर मैं बात करता हूं तो लिविंग में क्या आती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, दैट इज दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग्स हैं वो सारे सेल्स के बने। मैं अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो वो भी सेल का बना है, फंजाई की बात करूं वो भी सेल्स के बने, प्रोटिस्टा की बात करूं वो भी सेल्स के, प्लांट और एनिमल्स भी सेल्स के, यानी जितने भी लिविंग्स थे दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। दैट्स व्हाई 9th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा, सेल चैप्टर था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Why it is considered as a structural and functional unit of life? इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है बहुत प्यारी लाइन, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डेप्थ है। मीन्स कि जितने भी लिविंग्स हैं उनके अंदर जो वो सभी जिसके बने हुए हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। इस लाइन का मतलब ये था, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी सेल से ज्यादा छोटी कोई भी स्ट्रक्चर लिविंग में हमने आज तक फाइंड आउट नहीं करी। सबसे छोटी स्ट्रक्चर सेल्स लिविंग्स के अंदर जो होती है वो सेल मानी जाती है। बात समझ में आ गई आपको? और आपको ताज्जुब होगा, यू विल बी सरप्राइज कि वायरस के अंदर सेल होती ही नहीं है, वायरस के अंदर सेल होती ही नहीं है। तो जो लिविंग की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है सेल, वो सेल तो लिविंग वायरस में है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई वायरस को हमने नॉन लिविंग कंसिडर किया, पहली चीज। दूसरा, इसी को मैंने लिखा, वायरस क्या है, दैट इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, मींस दे डू नॉट हैव अ सेल। बात समझ में आ गई बच्चों वाली? नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, मुस्कान चांदनी बेटा दोनों को? यस सर। दे आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। जितने भी लिविंग्स हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर, लेकिन वायरस जो है वो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है वो मैं आपको दिखा रहा था। चांदनी बेटा आवाज ठीक आ रही है? यस सर। देखो ये मैंने यहाँ पर वायरस की स्ट्रक्चर समझाई थी। यहाँ वायरस जो होते हैं वो किसके बने, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स। न्यूक्लियो दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताई थी कि वायरस के अंदर बेटा हमेशा याद रखना, या तो डीएनए होगा
या फिर आरएनए होगा। कभी भी डीएनए और आरएनए साथ में नहीं होते। लाइक जैसे बैक्टीरिया या सभी लिविंग्स की बात करें तो हम सभी में डीएनए और आरएनए साथ में होते हैं। वी हैव अ डीएनए एज वेल एज आरएनए, दोनों ही हमारे अंदर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वायरस तो उसके अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इधर लिख डीएनए ऑब्लिक आरएनए, मींस या तो डीएनए है या फिर आरएनए है। दोनों कभी भी साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे वायरस के अंदर। बात समझ में आ गई बेटा ये वाली? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत जरूरी है ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब वायरस में एक तो आपको बताया दैट इज आपका क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इसमें आपका न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज डीएनए या आरएनए। जबकि दूसरी जगह इसमें प्रोटीन का क्या प्रेजेंट होता है, कोट। दे हैव अ कोट, दे हैव अ आउटर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। तो ये कैप्सूल क्या है नेचर में, दैट इज प्रोटीनेशियस, ये प्रोटीन का बना हुआ है। अब जैसे यहाँ दिखाया मैंने, ये रेड कलर का जो था दैट इज इसका आरएनए, जेनेटिक मटेरियल है ये किसी वायरस का। और इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ ये कैप्सूल प्रेजेंट है। जो ग्रीन कलर की मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है, दीज आर द कैप्सूल्स जो इस वायरस में प्रेजेंट है, लाइक दिस। एंड ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कहलाएगी दैट इज कैप्सूल, जो ग्रीन कलर की दिखाई है। और ये जो कैप्सूल्स होते थे ये किसके बने होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, सिंगल। अगर मैं सिंगल स्ट्रक्चर की बात करूं लाइक दिस, ये सिंगल स्ट्रक्चर है एक, तो ये क्या है, दिस इज कैप्सोमियर। ऐसे बहुत सारे कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सूल। ये सब किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं। नेचर कैसा है, प्रोटीनेशियस। सो आपको यहाँ डायग्राम में साफ नजर आ रहा होगा कि इस वायरस के अंदर सेल तो कहीं पर है ही नहीं, या यहाँ तो सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये जिसको हम दैट इज कैप्सूल्स बोलते हैं। बात समझ में आई मुस्कान एंड चांदनी बेटा? यस सर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है। तो यहाँ मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था ये कि आपका वायरस कैसा होता है देखने में। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स और इसका जेनेटिक मटेरियल है, या तो आरएनए या फिर डीएनए। अब हम लोग कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे डिस्कवर हुआ था, क्या क्या उसके बारे में बताया गया था। वी विल डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स। देखिए बेटा, ये चीज जो मैंने आपको बताई थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, आपके वायरस, लाइकन्स, वायरॉइड्स, इनके बारे में कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं थी। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मुस्कान बेटा एंड चांदनी बेटा, एज सेलुलर का मतलब समझ में आया? यस सर। क्या होता है? व्हाट इज ए सेलुलर? जिसमें सेल ना हो। जिनमें की सेल यस सर, नहीं है, राइट। सेल ना हो, एक तो सेलुलर मींस दे हैव अ सेल, जिसमें सेल हो। राइट, एंड ए सेलुलर जिनमें सेल नहीं है, जिसकी हमने अभी बात करी, जैसे वायरस, वायरस, इनमें सेल्स नहीं थी। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज वायरस एंड वायरॉइड्स। एंड लाइकन्स, लाइकन्स जो होते फंगल और एल्गल एसोसिएशन से बनते थे, तो इसलिए भी हम इनको प्लेस नहीं कर पाए किसी में, क्योंकि इसमें फंजाई भी है, इसमें एल्गी भी है, तो समझ में नहीं आया कि उसको हम किस में प्लेस करें, तो इसलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा ही नहीं फिर।
नेक्स्ट, viruses have an inner, जो चीजें मैंने आपको बताई ना अभी पूरे टॉपिक में समझाई, वही चीजों को मैं लिख रहा हूँ अभी। वायरसेस हैव एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये कोई नई चीज नहीं है, इसको मैं अभी समझा दूंगा, मैंने आपको अभी बताया था। आउटसाइड द लिविंग सेल, मीन्स आपका इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। देखो बच्चे, इसका मतलब है इनर क्रिस्टलाइन, इनर का मतलब होता है इनएक्टिव, मीन्स आपका वायरस कैसा होता है, अगर किसी सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, किसी लिविंग सेल के बाहर यानी कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो देन इट विल बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग सेल, दैट इज इनएक्टिव रहेगा। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि वायरसेस क्या होते हैं, आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी कि सेल्स के बाहर अगर हो तो इनएक्टिव होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब कि इनको हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है प्रिजर्व करना, कि हम इसको इजिली, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं तो आसानी से प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं अपने पास, दैट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसको भी मैं लिख देता हूं, they can be crystallized, that means stored easily. Why? Because they are proteinaceous, प्रोटीन्स के बने, सो दैट्स व्हाई इनको बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब आपको लाइन का मतलब समझ में आ गया। वायरसेस हैव एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, मींस कि वायरसेस जो होते थे इनएक्टिव होते हैं, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि उनको हम लोग आसानी से स्टोर कर सकते थे। सेल्स के बाहर होंगे तो हमेशा इनएक्टिव होंगे। अब जैसे कोरोना वायरस की बात करें, कोरोना वायरस आपके लिए इफेक्टिव कब है, वो सिम्टम्स कब कॉज करेगा, जब वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तभी वो अपने सिम्टम्स शो करेगा और हमें बीमारी देगा। तो ऐसे सारे वायरस हैं, और यही कोरोना वायरस जब एयर के अंदर प्रेजेंट है तो हमें कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव रहेगा, फिर तब हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर आते ही हार्मफुल हो जाएगा। तो आपके वायरसेस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। चांदनी बेटा, ऑब्लिगेट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, क्या होता है? Strongly. स्ट्रिक्टली बताया था ना आपको। Strictly. उसका बेटा समझ लेना तुम भी। ऑब्लिगेट का मतलब होता है दैट मीन्स स्ट्रिक्टली। जहां पर भी आप ऑब्लिगेट वर्ड पढ़ लो तो समझ लो कि ये ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन केवल इसी तरीके से लेता है, सिर्फ यही उसका तरीका है न्यूट्रिशन लेने का। मीन्स जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज करो लिखा होता कि वायरसेस आर पैरासाइट्स, तो मीन्स पैरासाइट तो हैं लेकिन अपना न्यूट्रिशन किसी और तरीके से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लाइन लिखी है, दैट मीन्स ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि ये अपना न्यूट्रिशन सिर्फ पैरासाइट की तरह एज अ पैरासाइट ही लेते हैं, यानी किसी होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, उससे न्यूट्रिशन लेंगे और उसको बीमार कर देंगे। उसका बेटा समझ में आ गया ऑब्लिगेट का मतलब हुआ? No, sir. नहीं, देखो समझना, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा हेटेरोट्रॉप्स। मैं 10th क्लास के टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? मुस्कान बेटा हेटेरोट्रॉप्स पता है ना, ध्यान है आपको, 10th क्लास का टॉपिक है ये। Yes, sir. हेटेरोट्रॉप्स कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। सैप्रोफाइट्स, Saxophone. दूसरा दैट इज पैरासाइट्स, और तीसरा होलोजोइट। ये 3 तरह के न्यूट्रिशन ले सकते थे, 3 तरह से लेते थे। सैप्रोफाइट्स होते थे या डेड सेल से लेंगे, पैरासाइट्स होते थे जो लिविंग सेल से लेंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे,
और होलोजाइट जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेते थे, उसको चबा के उसको डाइजेस्ट करने के बाद उनका कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाता था सिंपल फूड, जैसे कि हमारे अंदर। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं पैरा जैसे कि उसकी बात करूं फंजाई की, तो मैं फंजाई आर 2 लाइन लिखूंगा, फंजाई आर सैप्रोफाइट्स, फंजाई आर सैप्रोफाइट, एक लाइन ये लिखी, और एक लाइन लिख रहा हूं फंजाई आर ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। अब इन दोनों लाइन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स एंड सिर्फ लिखा सैप्रोफाइट। तो देखो बेटा, अगर मैं फंजाई सैप्रोफाइट बोल रहा हूं तो यहाँ फिर फंजाई क्या करेगा, या तो डेड सेल से भी न्यूट्रिशन लेगा या फिर पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा, जैसे प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है, प्लांट्स से न्यूट्रिशन लिया और उसको डिजीज कॉज कर दिया। बात समझ में आई आपको बेटा यहाँ पे? Yes, sir. या फिर दूसरी लाइन कि फंजाई आर ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, तो यहाँ ऑब्लिगेट आ गया, तो मींस अब आपका यहाँ फंजाई केवल न्यूट्रिशन डेड सेल से ही ले रहा है, ये यहाँ पे ये आपका पैरासाइट नहीं होगा। बात समझ में आ गई अब आपको? वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मींस ये सिर्फ अपना न्यूट्रिशन एज अ पैरासाइट ही, एज अ पैरासिटिक्स ही लेते हैं, लिविंग सेल से न्यूट्रिशन लेंगे और उसको डिजीज कॉज करेंगे। ये ना तो सैप्रोफाइट्स होते हैं ना होलोजोइट्स होते हैं, ये और दूसरे टाइप के नहीं होंगे। अब क्लियर हो गया बेटा दोनों लाइन का अब मतलब समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर मुस्कान बेटा? Yes, sir. गुड बेटा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, आपको जो चीज आपको कहीं पर भी अगर ऑब्लिगेट वर्ड पढ़ा मतलब पढ़ने को मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑब्लिगेट क्या है, दैट इज कि अपना न्यूट्रिशन सिर्फ इसी तरीके से ले रहे हैं। मुस्कान बेटा लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे ये फंजाई की सारी क्लासेस को डिस्कस किया था, अब इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ, पूरा नहीं समझा रहा मैं, यहाँ पे वो जो ऑब्लिगेट वाला टर्म है उसको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा और अच्छे से देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो फाइकोमैसिटीज हमने पढ़ी थी, तो फाइकोमैसिटीज में आपने क्या देखा था, हमने फाइकोमैसिटीज में क्या देखा था बेटा, दैट इज कि आपके जितने भी फाइकोमैसिटीज फंजाई हैं वो कैसी हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, मींस प्लांट्स के ऊपर अगर प्लांट से न्यूट्रिशन लेंगे तो एज अ पैरासाइट ही ले रहे हैं और किसी तरीके से यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं लेंगे। तो आपके फाइकोमैसिटीज कैसे हो गए, पैरासिटिक्स हैं, मींस डिजीज कॉज करेंगे और न्यूट्रिशन ले रहे हैं। लेकिन एस्कोमैसिटीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा, सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। यहाँ ऑब्लिगेट पैरासाइट कहीं पे भी नहीं था, कहीं पे भी ऑब्लिगेट मतलब नहीं आया, वर्ड नहीं आया था, राइट। तो मतलब कि ये सैप्रोफाइट भी हैं, ये डिकम्पोजर्स भी हैं, ये पैरासिटिक भी हैं और ये कॉप्रोफिलस यानी एनिमल डंक्स पर भी डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन की। तो अलग अलग टाइप हो गए यहाँ पे, ऑब्लिगेट नहीं है। अब आपको और अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ऑब्लिगेट आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया बेटा और अच्छे से? Yes, sir. समझ में आ गया. गुड 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 गुड। नाउ अब हम बात करते हैं आगे, वायरसेस के बारे में हमने जो अभी डिस्कस किया पॉइंट वो आपको क्लियर हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा। ओके बेटा, नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा जो नीट पे क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं मैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो देखिए समझिए।
देखो बच्चों, अब क्या था आपके यहाँ पे, सबसे पहले वायरसेस टर्म किसने दिया था, ये चीज समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझना। ये नीट में पूछे जाते हैं, वायरस टर्म गिवन बाय लुईस पास्चर, इन्होंने वायरस टर्म दिया था। ये पहला पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। दूसरा, डिस्कवरी किसने करी, डिस्कवरी ऑफ वायरस, तो दैट इज बेटा ये करी थी आपके इवानोविस्की ने, डीजे इवानोविस्की। कैसे करी मैं पहले उसको समझा रहा हूं, फिर हम देखेंगे। एटीन 92 में वायरस को डिस्कवर किया, नाम नहीं दिया था, लेकिन देखो कैसे किया था। डिस्कवरी ऑफ वायरस दैट इज डन बाय डीजे इवानोविस्की इन टोबैको प्लांट। ठीक है, टोबैको प्लांट में करी। अब देखिए कैसे करी थी वो समझ। डीजे इवानोविस्की ने जब बेटा आपके वायरस के बारे में बताया था, उससे पहले बैक्टीरिया के बारे में आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑलरेडी बता चुके थे। तो तब तक ये माना जाता था, डीजे इवानोविस्की भी यही मानते थे कि कोई अगर सबसे छोटा नॉन ऑर्गेनिज्म है तो वो बेटा बैक्टीरिया है। उस टाइम पे ये चीज मानी जाती है, सब मानते थे कि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ओनली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटा कोई नहीं है। तो इवानोविस्की क्या कर रहे थे, टोबैको प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। टोबैको प्लांट में क्या होता था कि डिजीज होती थी, मोजेक डिजीज, उसमें उसकी पत्तियां जो होती हैं टोबैको की वो खराब हो जाती थी। ठीक है, पत्तियां जब खराब हो जाती थी तो टोबैको का जो प्रोडक्शन था वो नहीं हो पाता था, दैट इज। अब इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा, कि जो आपकी टोबैको प्लांट था उसको लिया जिसके अंदर डिजीज हो रही थी, उसकी पत्तियां खराब थी। अब उस प्लांट का क्या किया, उस लीफ को क्रश किया, उस प्लांट की लीफ को क्रश करके उसका एक लिक्विड बना लिया, एंड देन उसके बाद उस लिक्विड को छाना फिल्टर पेपर से, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर जिसे हम बोलते हैं। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि केवल कि बैक्टीरिया तक को रोक सकता है, ये इतना साफ फिल्टर पेपर है कि ये बैक्टीरिया तक को स्टॉप कर सकता है। मींस अगर मेरे पास कोई पानी जैसा कोई लिक्विड है और मैं उसको बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास आउट करूं तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो होंगे ना वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे, वो सारे सारे वहीं रुक जाएंगे, तो आपको एक नीचे साफ एक्सट्रैक्ट मिलेगा। तो यही चीज इन्होंने करी। इन्होंने क्या किया कि आपका जो टोबैको प्लांट था जिसको मोजेक डिजीज थी, उस डिजीज को, उस प्लांट की लीफ को लिया और उसको क्रश करके उसको क्या किया, एक बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास किया। जब बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास किया तो उनको ये लगा मेरे पास अब जो नीचे एक्सट्रैक्ट आया है फिल्टर पेपर से पास करने के बाद, इसमें अब कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। अब उन्होंने वो एक्सट्रैक्ट किसी दूसरे एक हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिया, टोबैको प्लांट के ऊपर, उसकी लीफ पे। तो उनको क्या दिखाई दिया, कुछ दिनों के बाद उसमें लीव्स वापस सिम्टम हो गए उसमें, यानी लीव्स फिर से इन्फेक्ट हो गई, उनमें फिर से वही डिजीज दिखी। तो इनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, इनको लगा कि मैंने फिल्टर पेपर से, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से जब पूरा एक्सट्रैक्ट यानी पूरा पूरा लिक्विड को पास कर दिया तो इस लीफ में मैं ये वापस डिजीज कैसे हो गई, क्योंकि इनको भी यही था कि बैक्टीरिया ही सबसे छोटे होते हैं। तब इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई कुछ होना हो, बैक्टीरिया से भी छोटे कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर को भी पास कर जाते हैं।
और नाम उनको लेकिन ये नहीं दे पाए, ये नहीं बता पाए थे कि इसका नाम क्या है। इन्होंने बस ये कहा कि आपका कोई बैक्टीरिया से छोटा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर को पास कर जाता है और डिजीज कॉज करता है, और इसी को बाद में फिर लुईस पास्चर ने क्या नाम दिया, वायरस। बात समझ में आई बेटा, बताइए फिर से समझाऊं, एक बार और समझाऊं? नो सर। तो दैट इज, अब मैं आपको यहाँ पे जो लीफ दिखा रहा हूँ ना बच्चों, ये आपके टोबैको लीफ है और इसमें मोज़ेक डिजीज हो रखी है। ये चीज देखो, सभी को पिक्चर साफ दिख रही होगी अपने स्क्रीन पे। इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये टोबैको लीव्स हो, टोबैको में, टर्निप में, इन प्लांट्स के अंदर ये डिजीज होती है। तो इसमें देख लो इनकी लीव्स पे स्पॉट से पड़ गए हैं, खराब सी हो गई है। और अगर थोड़ा सा नीचे वाली लीफ देखोगे ये वाली, तो आपको दिखेगा ये थोड़ा जल रही है, ऐसे स्ट्रक्चर हो रही है लाइक जैसे कि जल चुकी हो सनलाइट में। दिख रही है ये वाली नीचे वाली, और यहाँ इन पे आपको डार्क डार्क ग्रीन कलर जैसे पैचेस दिख रहे होंगे, यानी कि स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, यानी ये लीफ पूरी पूरी खराब हो चुकी है। टोबैको का प्रोडक्शन इस लीफ से नहीं हो सकता। सो सच काइंड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड योर टोबैको मोज़ेक डिजीज, और ये आपके टोबैको मोज़ेक वायरस से होती है। वायरस का नाम क्या है, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। प्लांट्स के अंदर, टोबैको के अंदर जो डिजीज होती थी, टोबैको प्लांट में डिजीज का नाम क्या था, दैट इज डिजीज नेम, टोबैको प्लांट में जो डिजीज होती है उसका नाम क्या था, डिजीज नेम, मोज़ेक। राइट, टोबैको मोज़ेक डिजीज, राइट बच्चों, दैट इज द नेम ऑफ डिजीज जो मैंने आपके सामने डायग्राम में दिखाई है। इसमें लीफ खराब हो जाती है, दैट इज, एंड कौन से वायरस के थ्रू हो रही थी, दैट इज बाय टोबैको मोज़ेक वायरस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म टोबैको मोज़ेक वायरस। दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है। वायरस की डिस्कवरी किसने करी, डीजे इवानोव्स्की ने, ये नाम रखिएगा याद बिल्कुल आज से। कौन से प्लांट में करी, टोबैको प्लांट में। कौन सी डिजीज होती है, टोबैको मोज़ेक डिजीज, एंड कौन सा वायरस करता है, तो दैट इज योर टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है बेटा, याद रहेगा। यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट। ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि इन्होंने लीफ ली, आपके इवानोव्स्की ने ऐसी ही एक लीफ ली थी, इसको क्रश किया पेस्टल मोटल में। पेस्टल मोटल समझ में आता है, आपके घर में जो कूटने के लिए यूज होता है, स्पाइसेस मसालों को कूटने के लिए होता है ना, जिसको हम कॉमन वर्ड से हमारे यहाँ खल्लड़ बोलते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, आप क्या बोलते हो उसको, जिसमें आप स्पाइसेस कूटते हो, मसाले कूटते हैं घर में मम्मी। यस सर। दैट इज वही चीज पेस्टल मोटल है। उसमें क्या किया, लीफ को लिया, उसका क्रश कर लिया, उसको क्रश करके उसको निचोड़ा, निचोड़ने से क्या हुआ, उसका सारा एक्सट्रैक्ट यानी उसका सारा लिक्विड बाहर निकल आया, और उसको एक बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास कर लिया था। तो पास करने के बाद नीचे उनको जो फ्लूइड मिला था, इनके अकॉर्डिंग उसमें अब कोई भी पैथोजन नहीं था। लेकिन जब उसको उन्होंने दूसरी एक हेल्दी प्लांट की लीफ पे डाला उस फ्लूइड को, तो डिजीज हो गई उसको भी। तब उनको पता चला कि इस फ्लूइड में कुछ होना हो, आपका क्या है, कुछ ना कुछ पैथोजेंस हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, और ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। अब इसके बाद आपके इवानोव्स्की के बाद लुईस पास्चर ने उसको नाम दे दिया था, दैट इज वायरस है ये। अब इसके बाद मैं इस चीज को लिख देता हूं ताकि आपसे पेपर में पूछा जाए अगर स्कूल में भी, तो आप लिख सको। ही रिकॉग्नाइज्ड certain microbes that cause mosaic disease of tobacco।
They were smaller than bacteria. ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे. Because they pass through bacterial filter paper. They pass through bacterial proof filter. That is. अब हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग. एक और साइंटिस्ट आए इनके बाद, M.W. Benjere. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नाम है ये भी. ये जो नाम है ना, ये नोट्स करके जितने भी नाम बता रहा हूँ, ये सारे नाम नीट में पूछे जाते हैं. इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो ये चीज सारी ध्यान रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है. बेंजरिक in 1898. M.W. बेंजरिक जो होते ना, इन्होंने क्या किया बच्चों, कि जो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से जो एक्सट्रैक्ट पास किया था और उसको जो मिला था नीचे लिक्विड जो मिला था, M.W. बेंजरिक ने उस लिक्विड को ऑब्जर्व किया था एंड उसको एक नाम दिया था, दैट इज कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम. ये नाम पूछा जाता है. इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शियस फ्लूइड है ये, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. तो इस फ्लूइड को इन्होंने जब ऑब्जर्व किया, कंटेंजियम वाइवा फ्लूइडम नाम दिया, तो इन्होंने कहा कि ये जो फ्लूइड है ये इन्फेक्शियस है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से हेल्दी प्लांट को डिजीज हो रही है. ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया. ये जो नाम दिया कंटेंजियम वाइवा फ्लूइडम, ये आपको याद रखना है. आई एम रिटिंग दैट पॉइंट. इन्होंने इसी फ्लूइड को डिमॉन्स्ट्रेट किया, यानी ऑब्जर्व किया. Extract of the infected plant. Of tobacco. Could cause infection in healthy plant. Infection in healthy plant and called the fluid as Contagium vivum fluidum. ये नाम याद रखना, that is very important. Contagium vivum fluidum. 10 बार बोलोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा. कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. आपसे नाम ये वाला पूछा जाएगा, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम, कि क्या नाम दिया गया था इसको, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. इस नाम को याद रखेंगे बच्चों आप, दैट इज इंपॉर्टेंट. बाकी कोई कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नाम याद रखना है किसने दिया, M.W. बेंजरिक ने. नीट में ये क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप मार्क करेंगे. दैट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके बेटा, एक्सट्रैक्ट समझ में आता है आप लोगों को? डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड एक्सट्रैक्ट क्या होता है, बताइए. चांदनी बेटा, मुस्कान बेटा, अभिनंदन, आप लोगों को एक्सट्रैक्ट समझ में आता है? देखिए समझना इस चीज को, मैं थोड़ा बता देता हूँ एक्सट्रैक्ट क्या होता है. घर में चाय हम बनाते हैं सबके सब. जब हम चाय बनाते हैं तो उस चाय को छानते हैं कि नहीं छानते?
आपका छलनी से जब छानते हैं तो छलनी क्या है, एक फिल्टर की तरह काम कर रही है। चाय को जब छलनी में से छाना तो सारी की सारी चाय जो होती है नीचे कप में आ जाती है, या आपके ग्लास वॉटेवर जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें आ जाती है। तो जो नीचे छनकर आया चाय जो आई, दैट इज एक्सट्रैक्ट। सेम यही चीज आपके इवानोविस्की ने करी थी। पत्तियों को जब क्रश किया था, उसको लिक्विड बनाया था, तो उसको छाना था फिल्टर पेपर से, और वो कौन सा था, बैक्टीरिया, ताकि सारे बैक्टीरिया इसमें स्टॉक हो जाए। देन इन्होंने क्या किया, जो फिल्टर पेपर से छाना बैक्टीरिया, फिल्टर पेपर से जो आपका लिक्विड बनाया था डिजीज लीफ का, उसको जब छाना फिल्टर किया तो नीचे जो कलेक्ट किया लिक्विड जो आया छानने के बाद, दैट इज एक्सट्रैक्ट। उसको हमने एक्सट्रैक्ट करा। अब उसी एक्सट्रैक्ट को उन्होंने जब दूसरे हेल्दी प्लांट्स के ऊपर डाला तो उनको भी डिजीज कॉज हो गई थी। तो इसी एक्सट्रैक्ट को एमडब्ल्यू बेंजरिक ने क्या नाम दिया, दैट इज कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। बात समझ में आ गई बेटा अब आपको? Yes, sir. मुस्कान बेटा कोई Yes, डाउट नहीं sir. है? ठीक, ओके अभिनंदन बच्चे। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। पहला आपका वायरस किसने खोजा, इवानोविस्की ने। नाम किसने दिया, लुईस पास्चर ने। एमडब्ल्यू बेंजरिक ने उसी फ्लूइड को नाम क्या दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब आ जाते हैं एक और, दैट इज WM स्टैनले। ये भी इंपॉर्टेंट नेम है।